कूलम लॉग आपको पता है कि लाइक दिस इज चार्ज 1 एंड चार्ज 2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r. So electrostatic force is directly proportional to the magnitude of the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers. यहाँ पर स्टूडेंट्स k कांस्टेंट आता है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इस k को स्टूडेंट्स हम एक और चीज भी लिख सकते हैं बनाकर, और वो होता है 1/4πε0। ये भी आप लोगों को पता है। और इसमें जो स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट है वो बेसिकली परमिटिविटी है, ठीक है। और ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट है, यानी एयर होगी तो और होगा, ग्लास है तो और है, ठीक है। और वैक्यूम में या फ्री स्पेस में बच्चों इसकी वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 over R square. Permittivity क्या है? It is the permission granted by the medium for electric field lines to pass through it. ये आपको ये पता मैंने दे दिया, ये पेमेंट, ये इज द क्या? है। Is the कुछ नहीं, ये एक एक्स्ट्रा ब्लैंक था, ठीक है। It is the permission granted. Okay, students. So permittivity of free space क्या? It is the permission granted by vacuum या free space for the electric field lines to pass through. इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? इसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो के का यूनिट होगा वो ऑपोजिट इसका यूनिट होगा स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो एप्लीकेशंस है स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी चीजें आपको बुक में मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन कौन सी चीजें पढ़नी है वो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। मेरा पढ़ के सुनाने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। मतलब इसमें आपने खुद से पढ़ लेना है कि लैंप का क्या काम है, प्रिंटेड इमेज कैसे बनता है, हीटेड रोलर्स क्या करते हैं, लेंस का क्या काम है, पेज को कहाँ पर रखते हैं, ठीक है, टोनर कार्ट्रिज जो है उसमें क्या होता है, और वो पेपर कहाँ से जाता है जिसमें इमेज बनना है, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पर लिखी, ये एग्जैक्टली वो चीजें हैं जो आपको जरूरत है। इसी तरह बच्चों इंकजेट प्रिंटर है, वो भी आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल है। ये बच्चों मैंने इसकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो लिख दी हैं। यानी इंकजेट प्रिंटर में आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि पंप क्या करता है, इंक सप्लाई क्या करती है, चार्जिंग कंट्रोल ने क्या करना है, इसने क्या करना है, गटर क्या करता है, ठीक है, पेपर कहाँ पर होता है। टेक्निकल टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज जस्ट लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपने A-levels में पढ़ा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने पढ़ा था A-levels में स्टूडेंट्स के जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता था B × A। तो यहाँ पर फर्क क्या होगा स्टूडेंट्स? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टूडेंट्स उसे लिखेंगे E × A, ठीक है। तो वो बेसिकली हम B × A इंटू साइन थीटा लिखते थे, यहाँ पर बच्चों हम E × A × cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये बस आपने याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, वेयर A इज द व्हाट, यानी अगर हम इसको E.A लिख दें तो स्टूडेंट्स A क्या है? A इज द वेक्टर एरिया, A इज द व्हाट? वेक्टर एरिया, एंड E इज द व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें देख लें, अगर आप E और A लाइक लेट से अगर उनमें एंगल जीरो है, यानी आप देखें A भी राइट साइड पे है, E भी राइट साइड पे है, तो थीटा जीरो हो गया, तो स्टूडेंट्स कॉस जीरो क्या होता है? वो 1 होता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो E × A मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स का आ रहा है। और अब A अगर अपवर्ड्स है और E अगर राइटवर्ड्स है, तो थीटा क्या हो गया स्टूडेंट्स? 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 पास करेगा, ठीक है। और अगर कोई एंगल थीटा है तो स्टूडेंट सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा E × A cos theta, where theta is the angle between what and what? Theta is the angle between
E and A। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज्ड थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, यानी ये एक सरफेस है स्टूडेंट्स, ये एक सरफेस है और ये उसके अंदर चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर बच्चों, फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, मैथमेटिकल प्रूफ की जरूरत ही नहीं है हमें, कि वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक न्यू लॉ आप पढ़ने लगे, गॉसेस लॉ, इट इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टूडेंट्स, ये पेपर में आ सकता है कि कितने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। एक आप पढ़ चुके हैं ए लेवल्स में भी और अभी भी मैंने आपको बता दिया, वो क्या है स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ। ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है स्टूडेंट्स, वो गॉसेस लॉ है। कूलम्स लॉ तो सिर्फ पॉइंट मैसेज पे है, गॉसेस लॉ एक्चुअली हर चार्ज पे के लिए एप्लीकेबल है, तो ये ज्यादा यूजफुल लॉ है। ठीक है, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, यानी ये बेसिकली जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये इसी का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका वही होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon नॉट टाइम्स द चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, अब ये कैसे आया फॉर्मूला, ये भी आपको जरूरत नहीं है प्रूव करने की, क्योंकि आपको इसको यूज करना आना चाहिए, असल काम ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले वो कहते हैं कि आप इंटेंसिटी फाइंड करें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अच्छा, मतलब मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर की तरफ होती हैं, तो अंदर तो कोई फील्ड होगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी, जीरो। लो, ये इतनी सी बात थी। फिर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, लेट्स से, यानी पॉजिटिव शीट है। ठीक है, इन्फिनिट का मतलब है कि यहाँ से भी इसकी लेंथ चलती जा रही है ऊपर से, और नीचे से भी चलती जा रही है, बहुत लंबी लेंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अब आपको याद रखना पड़ेगा, अब याद रखने वाली चीजें आ गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या है, असल चीज तो ये है ना, ये बच्चों अब सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको आप भूल जाएं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, सिग्मा का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि हाँ, ये फॉर्मूला ये लिखा भी हुआ है, बल्कि मैंने वैसे ही दोबारा लिख दिया। ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म इसकी ये है। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि अगर वो डायरेक्शन साथ साथ बताना चाहे तो बस एक यहाँ पर ना ऐसे एक वेक्टर आर लगा के ना उसकी डायरेक्शन बता देते हैं, इसकी जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, वेर आर इज द व्हाट, यूनिट वेक्टर, इसको रहने दें। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला बस आपने इसका ये याद रखना है, ये पेपर में आता है। चार्ज डेंसिटी के बारे में अभी बताया आपको, चार्ज अवेलेबल पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके इक्वल हुआ, क्यू ओवर एरिया। ठीक है, अच्छा, अब कहता है कि दो प्लेट्स अगर हैं उनकी हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वो बच्चों होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी पिछले वाले से डबल होगी। क्यों, क्योंकि पहले एक प्लेट थी, अब दो प्लेट्स हैं। ठीक है, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज वो पूछता है एग्जामिनर कि गॉसियन सरफेस कहाँ पर होती है। गॉसियन सरफेस बेसिकली चार्ज के अंदर वाली सरफेस लेनी पड़ती है, जिस तरह स्फीयर है तो बच्चों एक स्फीयर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये प्लेट है, तो इसमें बच्चों ये जो सिलेंडर है ना, ये गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंडर जो प्लेट से पास कर रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सफियर है तो गॉसियन सरफेस सफियर की शेप में होती है, पेपर में पूछते हैं। इन्फिनिट सिंगल शीट ऑफ चार्ज है तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर होगा। और अगर टू प्लेट्स हैं तो स्टूडेंट्स गॉसियन सरफेस यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये गॉसियन सरफेस है।
अब इसका पर्पस क्या होता है बच्चों, ये कैलकुलेशंस में इसका पर्पस आता है, कैलकुलेशंस आपको जरूरी नहीं है समझना, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है अभी जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। वो क्या होता है कि ये अगर पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल वी लेट से हाई है और यहाँ पर वी लो पोटेंशियल है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल है बच्चों, उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं, वो सर्फेसेस जिनका सेम पोटेंशियल हो। सेम पोटेंशियल होगा तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लाइक लेट्स से ए से लेकर बी तक सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, सी भी सेम है। तो ये जो बच्चों सर्कल नंबर ये बन रहा है, ये जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसी तरह ये बड़े वाला सर्कल भी क्या है स्टूडेंट्स, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल। यानी इस पे अगर मैं कोई पॉइंट्स ले लूं कि एल एम, इन सारों पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसी तरह स्टूडेंट्स ये सर्कल नंबर 2 भी क्या है, ये इक्वी पोटेंशियल है। इसका मतलब ए बी सी सब पे पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है जी। एग्जैक्ट वेरिएशन ये डेफिनेटली ये तो पेपर में नहीं आएगा, ये ए लेवल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी का यूनिट है। ये वो वाली किनेटिक एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है जब कितना पोटेंशियल अप्लाई करें, 1 वोल्ट, ठीक है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टूडेंट्स इतने जाउल्स होते हैं, और अगर आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा जी आपका 1.6 इंटू 10⁻16 जाउल्स, ठीक है। इसी तरह हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ले लेंगे तो स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻13 जाउल्स। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे तो 1 इंटू 10⁻10 जाउल्स आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा जी। अब ये जो है ये ए लेवल टाइप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। ये मुझसे कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों एंट्री टेस्ट में गलती से आ गए, ठीक है जी। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि सस्पेंडेड चार्ज्ड पार्टिकल्स कैसे आते हैं। दिखाऊं दोबारा, जी बच्चों यहाँ पर बताया था ये बताया था कि सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स, ये हमने फॉर्मूला प्रूव किया था कि क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। इसको आगे लेकर चलते हैं, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, ठीक है जी। क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी किया था, और फिर मैंने कहा था कि बच्चों हम ई की जगह वी बाई डी भी पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाना था, क्यू वी बाई डी इज इक्वल टू एम जी, या फिर क्यू को उन्होंने सब्जेक्ट बनाया हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एम जी डी बाई वी, ठीक है। ये उन्होंने फॉर्मूला यहाँ से प्रूव किया हुआ। अच्छा, अब इसमें वो कहता है कि आपको पता है कि आर स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ना, फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी मूविंग डाउनवर्ड, हमने फ्लूइड डायनामिक्स में स्टूडेंट्स पढ़ा था, वो ये होता है, ठीक है। तो ये आपने जो है, जिसमें ईटा क्या है स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अगर आप में से किसी को ये चीज याद नहीं है तो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 6 पढ़ने की जरूरत है, याद होना चाहिए, ठीक है। सो आई जस्ट री रोट द फॉर्मूला जी। कैपेसिटर क्या होता है, सबको पता है, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। ये उसकी सारी एप्लीकेशंस है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके दरमियान में इंसुलेटर होता है और साइड पे प्लेट्स होती हैं जो कि कंडक्टिंग होती हैं। इसमें ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। इसको कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है बच्चों, पोटेंशियल अप्लाई करके, ठीक है। यानी क्यू जितना आप पोटेंशियल अप्लाई करते जाएंगे क्यू उतना ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सी। सी क्या है, कैपेसिटेंस। और स्टूडेंट्स अगर हम सी की बात करें तो सी कैसे डिफाइन होगा, क्यू बाय वी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फैरेड। फैरेड क्या हो जाएगा, कूलम ओवर वोल्ट। यानी स्टूडेंट्स 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, ठीक है। फैरेड की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, अब असल चीज है जी, इसके फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं।
कि अगर बच्चों हमारी दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और दरमियान में वैक्यूम है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सी वैक्यूम। ठीक है, इसमें ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने ए लेवल्स में नहीं पढ़ी हुई है। हम अगर कैपेसिटेंस का एक और इक्वेशन निकालना चाहें तो वो इक्वेशन कैसे आती है, यहाँ से आती है। ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और अगर बच्चों वैक्यूम की बजाय कुछ और हो, लाइक मैं कहता हूं दरमियान में पेपर हो जाए, तो बच्चों फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो थी ना, ये एप्सिलॉन नॉट, ये थी बच्चों, इसे कहते थे हम क्या कहते थे, कौन सी परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर भी वही है, ये स्टूडेंट्स वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, लेकिन ये जो है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है। अब ये मैं अब आपको बताता हूँ, इन दोनों को तो क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। अब ये एप्सिलॉन आर क्या लिखा हुआ है, ये बच्चों है रिलेटिव परमिटिविटी। ये किस केस में आती है, जब भी वैक्यूम के अलावा कोई चीज पड़ी हो तो स्टूडेंट्स उस केस में ये आ जाती है। तो अगर आपको कैपेसिटेंस गिवन हो किसी भी कैपेसिटर की, मीडियम में और वैक्यूम में, अगर आप उन दोनों को डिवाइड कर दें तो बच्चों उसका आंसर किसके इक्वल आता है, उसका आंसर आता है रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल। ठीक है, इनके मैथमेटिकल प्रूफ्स की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन वो बात है जो आप शुरू से जानते हैं लेकिन कभी पढ़ा नहीं है। वो ये कि अगर दरमियान में मैं इंसुलेटर रख दूंगा तो स्टूडेंट्स नेगेटिव पोल पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, बस। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला बच्चों आप कर चुके हैं। आपने हाफ सी वी स्क्वायर भी किया हुआ है, आपने हाफ क्यू वी भी किया हुआ है, और स्टूडेंट्स आपने हाफ क्यू बाय सी, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर नया फॉर्मूला बच्चों एनर्जी का एक आएगा जिसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये फॉर्मूला बच्चों कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने का। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, सॉरी हाँ रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है। और ये जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है स्टूडेंट्स, यानी कितनी 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर नेगेटिव 12। और E क्या है, E का स्क्वायर है बच्चों, E है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके फॉर्मूला को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपने नहीं पढ़ी हुई, वो पढ़ लेते हैं। ये बच्चों सिंबल ए लेवल्स में यूज नहीं होता था, यहाँ पर रजिस्टर के लिए ये सिंबल यूज होता है, आपने याद रखना है। ये बच्चों चार्जिंग की डायग्राम है। चार्जिंग का मतलब है आपने बैटरी के साथ, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को। ठीक है, तो फिर वोल्टेज उसका ज्यादा होगा, ये बच्चों उसका वोल्टेज ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अब टाइम कांस्टेंट मैं बच्चों आपको ए लेवल्स में बता चुका हूँ, अगर कोई मुझसे नहीं पढ़ा हुआ तो वो सुन ले। टाइम कांस्टेंट होता था प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, सर्किट का, यानी ये अब रेजिस्टेंस आ रहा है और ये कैपेसिटेंस, ये इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो अगर स्टूडेंट स्मॉल टाइम कांस्टेंट होगा तो इस तरह की का ग्राफ आएगा चार्जिंग का, लार्ज होगा तो फिर इस तरह का आएगा। ठीक है, लार्ज का मतलब है उसे चार्जिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम कांस्टेंट बेसिकली होता है, टाइम कांस्टेंट होता ये है कि 63% ऑफ द कैपेसिटर चार्ज हो जाए, ऐसा टाइम जिसमें 63% ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हाँ वो प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी के बारे में मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है और कैपेसिटेंस का फैराड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स को सेकंड के इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में भी यही है कि लार्ज टाइम कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ है, स्मॉल टाइम कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आ सकती है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख लेता हूँ। टाइम ड्यूरिंग विच 60 कितने परसेंट, 63%,
क्यों 63%? अब उसकी जरूरत नहीं है आपको, वो सिलेबस में नहीं। 63% ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर। उसके लिए मतलब आपको एक मैथमेटिकल प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। ओके जी, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं बच्चों। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट सम हो जाता है और वोल्टेज सेम होता है और चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो नहीं ना करना हमने, ठीक है। अच्छा, और अगर सीरीज में है तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला सीधा सीधा सी टोटल इज इक्वल टू, सॉरी वो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। अब ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिवाइड होता है लेकिन चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए जी बच्चों, 40 मिनट्स भी कंप्लीट हो गए और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और अब हमने जो कल क्लास मिस की